So this is your syllabus, Zoology Honors Part 1, okay, Paper 1. And this Zoology Honors syllabus is consisting of 2 papers, Paper 1 and Paper 2. And there is one portion of your practical, 50 marks. First, we will cover these 2 theory papers, Paper 1 theory and Paper 2 theory. Okay, so in this, what you have, Paper 1 consists of 3, it is 3, yes, 3 units. Paper 1 में 3 यूनिट है, दिख रहा है आपको? यस सर। यूनिट 1 में क्या है आपको पढ़ना? ओरिजिन ऑफ लाइफ। यूनिट 1 के सेक्शन 1 में, यूनिट 1 के सेक्शन 2 में ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्ट। ओके, यूनिट 2 में बायोनॉमिक्स, किसका? पोरीफेरा से लेकर के अर्थ्रोपोडा तक, पूरा यूनिट 3 है यहाँ तक, इसका बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स होता है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बायोनॉमिक्स, जिसमें आप एक फाइलम का आप क्लासिफिकेशन करते हो इनटू इट्स सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, ओके, सब फाइलम अगर हो तो सब फाइलम, और उसके बाद किस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनकी ग्रुपिंग की गई है, उनको कैरेक्टराइज किया गया है अलग अलग, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग रखा गया है। जैसे किसी में अगर 4 क्लास हैं तो चारों क्लास में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है, ओके, और उन चारों क्लास का क्या कॉमन फीचर है, तो वो कॉमन फीचर जो है चारों क्लास में जो प्रेजेंट है वो उस क्लास के ब्रांचिंग पैटर्न में उसके ऊपर में हो जहां से ब्रांचिंग हुआ है, ओके। कॉमन फीचर के बाद इस क्लास में फिर क्या डिफरेंस है, इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर और बायोनॉमिक और क्लासिफिकेशन हम लोग स्टडी करेंगे, पोरीफेरा से लेकर अर्थ्रोपोडा तक। सिलेबस में है आपका अप टू क्लास, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ऑर्डर हो जाता है इसमें तो थोड़ा और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। क्लास लेवल तक हम लोग को देखना है। फिर थर्ड यूनिट में है आपका एनाटॉमिकल डिटेल्स, ये डेट लिखा है यहाँ, डिटेल्स होना चाहिए, एनाटॉमिकल डिटेल्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। किसका किसका? यहाँ पर तो अभी हम इस सब क्लास, ये आपका जो भी फाइलम्स हैं, इन फाइलम के हमने देखे क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आ गया एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसका, ठीक है, ये सब फाइलम का। अब इस फाइलम का हम एनाटॉमी भी देखेंगे, एनाटॉमिकल फीचर्स। इस फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं, कोई एक एक मेंबर इस फाइलम का, उसका हम एनाटॉमिकल डिटेल और लाइफ साइकिल देखेंगे थर्ड यूनिट में। जैसे प्रोटो जुएसिटिस, जिसमें पैरामीशियम है, कॉर्डेटम है, लिस्मेनिया है, लिस्मेनिया डोनावेनी, ठीक है, एंटामीवा हिस्टोलिटिका, ये सब हम, यूग्लिना, ये सब हम देखेंगे। दिस बिलोंगिंग टू वन, यहाँ से फाइलम से। और फिर आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ मैमल्स, एनिमल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए यहाँ, मेटाजोआ, उसके फिर कैरेक्टरिस्टिक यानी एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक, डिटेल्स और लाइफ साइकिल, ठीक है। फिर पोरीफेरा में, पोरीफेरा का देखेंगे हिस्टोलॉजी, ये यूनिसेलुलर था प्रोटोजोआ का, ओके। मेटाजोआ ये सब, पोरीफेरा जो है मल्टी सेलुलर है यहाँ से। इसके बाद पोरीफेरा का हिस्टोलॉजी, कैनाल सिस्टम, स्केलेटन, ये सब देखेंगे एनाटॉमी में। उसके बाद हर फाइलम का जो जिसका एक्सटर्नल फीचर बायोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखे थे उसका, जैसे निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, इस सब में रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो है इंपॉर्टेंट, उसका हम देखेंगे। जैसे टीनिया सोलियम प्लेटीहेलमिन्थिस इसका है, ओके। एस्किलमेंथिस, उचडेरिया ब्रैंक्रोफ्टी,
मोलस्का, एनेलिडा, ओनिकोफोरा, आर्थ्रोपोडा। 11 है। तो सिलेबस थोड़ा भास्ट है आपका। पार्ट 1 में भी काफी भास्ट है, मतलब चूंकि ये साल भर पढ़ना है, 2 ही पेपर है थ्योरी, तो इसलिए एक एक थ्योरी का पेपर थोड़ा लेंदी है। आर्थ्रोपोडा यहाँ तक हो गया आर्थ्रोपोडा। फिर पार्ट 2 में जो है, अब यहाँ पर आपका थ्योरी पेपर 1 खत्म हो गया, थ्योरी पेपर 2 कंटिन्यूड है। ये सब एनिमल बायोडाइवर्सिटी है जो यहाँ तक चल रहा है स्टार्टिंग से। अब एनिमल डाइवर्सिटी नॉन कोऑर्डिनेट्स में है ये, ओके, मल्टी सेलुलर नॉन कोऑर्डिनेट्स में। एनिमल डाइवर्सिटी मल्टी सेलुलर कोऑर्डिनेट्स वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, पेपर 3 है। तो ये एनिमल डाइवर्सिटी कंटिन्यूड इन पेपर 2। इन दिस यू हैव टू लर्न, see this thing, group 1 bionomic characteristic features and classification of the following। इसमें एंट्रोसिलोमेट, फाइला, इकिनोडर्मेटा, क्योंकि उसमें आर्थ्रोपोडा तक ही पढ़े थे, ओके, तो इकिनोडर्मेटा छूट रहा था, इकिनोडर्मेटा का इसमें है पेपर 2 में, ओके। और लोफोफोरेट फाइला, एलिमेंट्री आइडिया। फिर मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड बायोनोमिक्स लाइफ साइकिल ऑफ दिस टाइप, इकिनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। ठीक, हेमिकोर्डेटा जो है आपके पहले आए थे, कोर्डेट्स के एंसेस्टर्स हैं। सिफेलोकोर्डेट्स, यूरोकोर्डेट्स इसके बाद अपीयर हुए हैं, उसके बाद वर्टिब्रेट आए थे, तो हेमिकोर्डेटा। फिर इसी ग्रुप बी में, इसके ये ग्रुप ए छोटा सा है, ग्रुप बी में इकोलॉजी, जिसमें इकोसिस्टम, कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर एटसेट्रा, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब आपको पढ़ना है ग्रुप बी में। और ग्रुप बी में भी फिर आपको इकोनॉमिक जूलॉजी है, सीरीकल्चर, एपीकल्चर, ये सब, कंपोजिट, क्रैप कल्चर, प्राउन कल्चर, इस तरह के हैं। 4 कल्चर पढ़ने आपको। और 3 इंपॉर्टेंट पेस्ट्स ऑफ पैडी, खेतों में 3 पेस्ट जो कि काफी नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में, व्हीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड देयर कंट्रोल्स, ओके। यानी ये पेस्ट जो है खराब करता है वेजिटेबल को भी और फसलों को भी, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। करें स्टार्ट, ये सिलेबस था, ओके। क्या पढ़ना है yes. हम लोगों को? सबसे पहले पेपर 1 का यूनिट 1 का सेक्शन 1, जिसमें है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ समझने के लिए आपको फिर सवाल उठेगा, लाइफ कहाँ पर ओरिजिन हुआ? एक जो प्लेनेट की बात नहीं कर रहे जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, कर सकता है। अभी तक कोई थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं मिला है, हम लोग को एविडेंस नहीं मिला है। थ्योरेटिकल पॉसिबल है, एविडेंस नहीं है कि अर्थ के अलावा कहाँ पर लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से मतलब है लाइफ की उत्पत्ति ऑन अर्थ। लेकिन अर्थ की फिर अगर लाइफ का उत्पत्ति हुआ है अर्थ पर, तो अर्थ का भी उत्पत्ति हुआ है। सवाल उठेगा फिर अर्थ का उत्पत्ति हुआ है तो सूर्य की भी उत्पत्ति हुई, सन का फॉर्मेशन हुआ है, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है, दैट मीन्स सोलर सिस्टम इज इनसाइड गैलेक्सी, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ है, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ है, दैट मीन्स यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बिगिनिंग से, ओके, ताकि एक सीक्वेंशियल वे में, एक स्टोरी लाइक वे में आपका ये सिलेबस कवर हो।
और आपका इंटरेस्ट भी रहे बना हुआ। तो पहले एकदम टाइम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिवर्स जहां से स्टार्ट हुआ। ओके, 1 सेकेंड। हेलो। यस सर। तो हम स्टार्ट करेंगे टाइम जीरो से और अभी तक आएंगे, यानी जो एट प्रेजेंट टाइम है, और इसी में पूरा हिस्ट्री है। ओके, और इसी में लाइफ का ओरिजिन भी आ जाएगा। एकदम शॉर्ट में जाएंगे ऊपर ऊपर, और आप देखिए, दिस इज पेपर 1 यूनिट 1 सेक्शन 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो दो महान साइंटिस्ट का ये वचन है। एक का नाम है निकोला टेस्ला। ओके, निकोला टेस्ला इज नोन फॉर, एनीबॉडी नो, कोई पता है आपको? निकोला टेस्ला इज नोन फॉर इन्वेंटिंग एसी करंट सिस्टम। एसी जो अभी आप यूज करते हैं करंट सिस्टम, निकोला टेस्ला की देन, और कई सारे डिस्कवरीज इसने किए हैं, ये तो सिर्फ एक ही है। और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी, इनके अलावा भी बहुत हुए हैं, मैंने सिर्फ दो लोगों का भी यहाँ कोट लिया है। निकोला टेस्ला क्या कह रहा है? इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इसमें बहुत ही गूढ़ मीनिंग है, यानी सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है अगर, तो ब्रह्मांड जो बना है किससे बना है? क्योंकि ब्रह्मांड के बनने से पहले देयर वाज नथिंग। ओके, कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था तो यही तो मिस्ट्री है, पैराडॉक्स है। तो ये बहुत कुछ है यूनिवर्स, तो ये कुछ नहीं से बहुत कुछ कैसे हो गया? इट मीन्स देयर वाज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल। ओके, तो कुछ नहीं था, या कुछ अनआइडेंटिफाइड सम स्पेशल, कुछ स्पेशल चीज था, तो उस स्पेशल चीज से यूनिवर्स बना। ओके, तो वो स्पेशल चीज जो था दैट इज, वो क्या था? वो दैट वाज एनर्जी। यू कैन कंसीडर स्पेशल एनर्जी। तो जब एनर्जी है और फिर उसी एनर्जी से यूनिवर्स यानी मैटर बना, एनर्जी से मैटर बना। फिर एनर्जी जब है तो एनर्जी इज इन डिफरेंट फॉर्म। ओके, एनर्जी है तो वेव भी है, वेव है तो वेव का बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है उनका। ओके, वेवलेंथ है। तो कहने का मतलब है कि अगर यूनिवर्स के सीक्रेट को समझना है तो आपको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव के सीक्रेट को समझना होगा। ओके, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि पहले जब आंसरलेस थे, हमारे पास जब आंसर नहीं था कि सन क्या है, अर्थ क्या है, तो पहले के जो साइंटिस्ट थे, हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल साइंटिस्ट, महापुरुष जिनको कहते हैं, जो उन्होंने धर्म की स्थापना करी, रिलीजन की, पहले वाले साइंटिस्ट, उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। तो आज के डेट में वो सब थ्योरी उल्टा हो गया है। ओके, लेकिन अभी भी
हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर नहीं है। ओके, जहां पर हम आंसरलेस हैं, जैसे जब पहले कुछ नहीं था तो क्या था। और भी बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस जिनका हमारे पास आंसर नहीं है। इफ यू गो इन मॉलिक्यूलर डिटेल्स ऑफ द लाइफ, वी डू नॉट हैव आंसर फॉर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। सो इसलिए साइंस भी रिलीजन का सहारा लेता है, जैसे आइंस्टाइन करता था। जहां पर हम आंसरलेस हैं वहां पर हम गॉड को नाम दे दिए। तो इसीलिए विदाउट रिलीजन साइंस इज नथिंग। लेम मीन्स इट इज इनकम्प्लीट। तब ये कंप्लीट नॉलेज बना। जहां पर भी गैप है, अनएक्सप्लेन है, वहां पर हम गॉड को फील कर दिए। पहले के टाइम में गैप बहुत ज्यादा था, नॉलेज बहुत कम था, तो उस ज्यादा वाले गैप में गॉड भरे हुए थे, रिलीजन था। अब दूसरा, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो आज जो रिलीजन या जो प्रैक्टिसेस, जो फेथ है, वो सब जो फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें if there is no scientific evidence of those things which they follow, तो क्या है, वो अंधा है, रिलीजन ब्लाइंड है, बिना साइंस के। अगर साइंटिफिक, जैसे पहले के जमाना में लोग मानते थे सूर्य जो है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का सेंटर है, यूनिवर्स का सेंटर, इसी के चारों तरफ सब नाच रहे हैं। तो अगर आज भी उसको कोई मानेगा, क्योंकि रिलीजन में है, तो क्या कहलाएगा, ब्लाइंड कहलाएगा। तो इसीलिए आज के डेट में रिलीजन को क्या करने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। जो साइंटिफिक एविडेंस, जिन 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 क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, उनको आपको पुट करने की जरूरत है। और जहां पर फिर गैप है, वहां पर फिर गॉड को बिठा दीजिए। ओके, तो यही अल्बर्ट आइंस्टाइन का एटीट्यूड था। ठीक है, तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट यू शुड आल्सो हैव दिस एटीट्यूड। तो आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक। तो अब देखिए ये इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम टाइम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो दो तरह की थ्योरीज दी गई। एक तो है गॉड वाली, वही मिथिकल थ्योरी, थियोलॉजिकल थ्योरी, और दूसरा थ्योरी है साइंटिफिक थ्योरी, जो कि बिग बैंग थ्योरी है। तो पहले हम ये वाला थ्योरी देख लेते हैं, थियोलॉजिकल थ्योरी, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया साइंटिफिकली। इसमें क्या कहा गया कि पहला दिन, और बाकी मोर और लेस इसी से मिलता जुलता सभी जो भी बुक्स हैं, होली बुक्स, उसमें लिखा हुआ है ऐसे ही कि कैसे क्रिएट हुआ। डे वन, इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग वाज डार्क, चारों तरफ अंधकार था, गॉड थे। गॉड ने कहा, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, एंड इंस्टेंटली देयर वाज लाइट, और तुरंत ही लाइट आ गया। गॉड कॉल्ड द लाइट एंड डे, God called the light and day, and called the dark night. लाइट को डे बोला गॉड ने, डार्क को नाइट बोला। डे, दूसरा दिन गॉड ने क्या किया, ऑन द सेकेंड डे गॉड सेपरेटेड द वाटर्स फ्रॉम द ग्रेट स्पेस एंड मेड ए ब्यूटीफुल ब्लू स्काई। सोचो, इज इट पॉसिबल? आप लोग सोचते जाओ कि वाटर को सेपरेट कर दिया स्पेस से। वाटर तो स्पेस के अंदर है ना। ओके, और ब्लू स्काई को क्रिएट कर। अब मार्स पर जाकर के स्काई देखोगे तो ब्लू लगेगा? नहीं लगेगा। स्काई ब्लू सिर्फ अर्थ पर से ही दिखता है। मून पर से अगर स्काई को देखोगे तो ब्लैक दिखेगा। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये सब थियोलॉजिकल थ्योरी है। डे थ्री में, ऑन द थर्ड डे गॉड मेड लैंड अपीयर फ्रॉम द वाटर्स, यानी पहले चारों तरफ पानी था, उससे जमीन को अलग किया छांट के। He made oceans, seas, rivers, lakes. He made tall mountains, hot deserts. He made trees, grass, flowers. तो ये सब थियोलॉजिकल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है। आप इसको देख लोगे तो दिस वाज नॉट इम्पोर्टेंट, ये डिस्कार्ड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह से तो संभव ही नहीं है। ओके, ये सिर्फ आस्था का सवाल है, बट साइंटिफिकली दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो सेकेंड थ्योरी जो दिया गया उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। आ रही है आवाज मेरी आप लोगों तक? यस सर।
Okay, so being a student of science, you will follow this theory. एग्जाम में आएगा तो ये नहीं लिखोगे थियोलॉजिकल थ्योरी. ओके, तो बिग बैंग थ्योरी किसी भी एग्जाम में, नॉट बिग बैंग थ्योरी, व्हाट इट सेज, बिग बैंग थ्योरी दैट 15 to 20 बिलियन ईयर्स एगो. अब ये टाइम जीरो जो है वो स्टार्ट हो रहा है मोर प्रिसाइजली 14.6 बिलियन ईयर्स एगो. यहां पर लिखा है 15 to 20. ओके, मान लो 15 to 20, 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1 लाख करोड़. ओके, तो 15 से 20 लाख करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ. ओके, और उस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बना. एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ. The universe began as an infinitely dense hot fireball, a scrambling of space and time. कहने का मतलब, अभी हम आगे आपको एक बड़ा पिक्चर है उसमें बताएंगे, अभी सिर्फ इतना जान लो कि वो एक्सप्लोजन हुआ. तो जब एक्सप्लोजन हुआ उसी समय यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ. और विद इन 1 सेकेंड ऑफ द एक्सप्लोजन हाइड्रोजन एलिमेंट वाज फॉर्म्ड. उसके पहले कोई एलिमेंट नहीं था. ओके, एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे. हाइड्रोजन फॉर्म होने के बाद भी फिर कुछ टाइम तक हीलियम फॉर्म हुआ. उसके बाद बहुत सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था यूनिवर्स में. ओके, तो इस तरह पहले एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद यूनिवर्स बना. तो यूनिवर्स जो था शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा डेंस था, घना, और एक बॉल की तरह था, फायर बॉल. और इस बॉल के अंदर स्पेस और टाइम जो थे दोनों एक दूसरे में मिले हुए थे, और ग्रेविटी. ये 3 बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर हैं, स्पेस, टाइम एंड ग्रेविटी. तो ग्रेविटी, स्पेस और टाइम सब आपस में, ये फिजिक्स का ये पूरा जो डायमेंशन है ये आपस में ही ये मिक्सचर था इनका. ये मिक्स थे, हाइब्रिड, ट्राइब्रिड थे, मिक्स थे. अब अलग अलग नहीं था स्पेस, टाइम और आपका ग्रेविटी. फायरबॉल बनने के बाद, यानी एक एटम से, अब उस एटम देर, इसीलिए कहा था देयर वाज नथिंग. तो फ्रॉम एज स्मॉल एज एटम वो स्वेल किया और एक फायरबॉल बना पहले विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एंड देन फायरबॉल एक्सपेंडेड ट्रिमेंडसली. ओके, आफ्टर दैट एक्सप्लोजन. और उसके बाद एक्सप्लोजन के बाद एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, जो कि अभी तक चालू है. और अभी भी स्पेस का फैलाव, एक्सपेंशन हो रहा है पूरी तरीके से. ओके, फिर इसका मतलब है कि यूनिवर्स जो है उसमें देयर इज नो स्पेशल प्लेस, क्योंकि एक पॉइंट से विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है यूनिवर्स का. कितना साल से? जब से उत्पत्ति हुई, जब से विस्फोट हुआ, यानी 14.6 बिलियन साल पहले से लेकर अभी तक, वहां पर अभी तक अभी भी यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा, फैल रहा है. तो अब इस फैलते हुए यूनिवर्स का कहीं कोई सेंटर नहीं है, कोई एक स्पेशल जगह नहीं है. और पूरा यूनिवर्स अगर ऊपर कंसीडर करें एक 1 यूनिट, तो इट इज होमोजीनस. ओके, there is no place marked in this universe that this is up, this is down, this is north, this is south, this is east, west. कोई भी ऐसा डायरेक्शन मार्क्ड नहीं है. देयर आर ओनली 2 डायरेक्शंस, किसी, ठीक है, डायरेक्शन जो कि आप कंसीडर कर रहे हो. तो आपके परिप्रेक्ष्य में सिर्फ डायरेक्शन है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड. बस इनवर्ड जाओगे तो यू कैन रीच टू द एटॉमिक लेवल, फिर सब एटॉमिक लेवल. आप सब एटॉमिक लेवल में भी पार्टिकल्स, एटॉम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स. फिर उसके अंदर जाओगे तो देयर आर सब एटॉमिक